देखिए आज ना सबसे पहले मुझे आपको प्रैक्टिकल करवानी है। और ये प्रैक्टिकल तभी आ सकते हैं जब आपको समझ में आएगा मैच मेकिंग। और प्रैक्टिकल्स ही मेन है क्योंकि मैच मेकिंग में थ्योरी तो है नहीं, सब प्रैक्टिकल्स हैं। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ। नेहा जी म्यूट कीजिए। देखिए पहले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये बोला है कि लड़का ना लगन से मांगलिक है। जो ये बॉय है वो लगन से मांगलिक है। उसके लिए 5 लड़कियां अवेलेबल हैं। तो आप उसको सबसे पहले रैंकिंग क्या दोगे? रैंकिंग रैंकिंग। ठीक है जी, तो पहले मैं आपको बताती हूँ हम कैसे रैंकिंग देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप करिए। अब देखिए जिसके लगन में मंगल होता है उस व्यक्ति का सेम भाव में मंगल हम लेंगे नहीं, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया जीवन को, क्योंकि सेम भाव का मंगल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सप्तम भाव का जो मंगल होता है वो स्पाउस के लिए खराब है। देखिए इसमें इसमें क्या है, इसमें जो बॉय है मंगल बॉय पे समझ में आ रहा है कि भाई सेल्फ है, कि व्यक्ति गुस्से वाला होगा। और G5 की कुंडली में हमें समझ में आ रहा है कि उसकी वाइफ के उसके स्पाउस का होगा। ठीक है जी, उसके स्पाउस का होगा। तो हम रैंक 1 इसको देंगे, प्रायोरिटी। उसके बाद प्रायोरिटी हम इसको देंगे, फिर हम इसको देंगे, और फिर हम इसको देंगे। मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे मैंने बोला। देखिए ये तो हमने कैंसिल इसलिए किया था क्योंकि सेम भाव का मंगल है। फर्स्ट नंबर पे मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के स्पाउस वाले भाव में मंगल है, जिसके लगन में भी मंगल है। तो दोनों का नेचर जो हैगा वो मैच हो जाएगा ना, मतलब। उसके बाद क्या है, हमारे पास ये 3 चॉइसेस बची। अब हम ये सोचेंगे यार फोर्थ हाउस का मंगल ले ले, वो 2 स्थान में तो नहीं बैठा 6 8 12 में। क्योंकि जिस भी भाव का स्वामी 6 8 12 में बैठता है वो कहीं ना कहीं खराब ही देगा।
तो हमने सेकंड नंबर इसको दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों दूर स्थान में है मंगल, लेकिन ज्यादा खराब है अष्टम भाव का मंगल। तो थर्ड मैंने ये दिया, फोर्थ मैंने ये दिया। सिर्फ अगर हमें एक मंगल को देखना है, हमें और कुछ नहीं देखना कि भावेश कौन है, लगन कौन है, बाकी प्लैनेट्स कहाँ है, सिर्फ मैं आपको एक लगन की सेटिंग करना बता रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल, हमने बोला कि अब जो बॉय है उसका फोर्थ हाउस में मंगल है, फोर्थ हाउस में मंगल। एक बार ही आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार ही आप रैंकिंग कीजिए, फिर मैं बता रही हूँ कैसे करनी है आपको रैंकिंग। हाँ जी पूर्वी जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, लेवल 1 का जो हमने कोर्स किया था ना, वहाँ पर आपने एक चीज मेंशन करी थी कि जुपिटर जहाँ पे बैठता है वहां पे भी चीजें खराब करता है। तो इसके अंदर उसका रोल, मतलब हमें हम लोग यहाँ पर सिर्फ वो जो मंगली योग कारक देख रहे थे, तो सारे खराब ग्रह मतलब पापी ग्रह ही देख रहे थे। तो हमने ये तो नहीं देखा ना, मतलब जुपिटर का रोल। तो जुपिटर का जब रोल। आपके पास जब आपको सारा आ जाएगा ना मैच मेकिंग, फिर मैं अच्छा। एक्चुअल आपसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ करके हम मैच मेकिंग निकालेंगे, और फिर हम उसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मतलब ओके। अभी तो मैच मेकिंग में हम गुरु को नहीं देख रहे। ओके। 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 हम्म। ठीक है जी, बता रही हूँ कैसे करनी है इसकी रैंकिंग। कर ली आप लोगों ने, रैंकिंग कर ली है? कर ली है। हाँ जी नूपुर जी, सबसे पहले बताइए क्या रैंकिंग डाली है आपने? मैम मैंने G5 को 1 दिया है। G5 तो है ही नहीं। ये गर्ल 5 को 1 दिया है। अच्छा G5, 5 कर लेना, ठीक है। हाँ तो अब फर किस किस को रैंक दिया फर्स्ट? G5 गर्ल 5 को, जिसमें अच्छा, सप्तम भाव में मंगल है। ओके। ओके, उसके बाद? 2 दिया मैम G1 को। G2 तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि सेम भाव में मंगल हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा। G1 है 2 नंबर, और फिर G4, फिर G3। ओके। हाँ जी नेहा जी बताइए। मैंने सबसे पहले G1 को, जिसके लगन में मंगल है, ओके। उसको दिया है फर्स्ट रैंक। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिया है सेकंड रैंक G7 को, आई मीन जिसके सप्तम भाग में मंगल है। G5 को दिया आपने, ठीक है। हाँ जी। फिर थर्ड वाला परचेसिंग पावर, मतलब 12th वाले को, और फिर लास्ट में अष्टम वाले को। ओके। हाँ जी पूर्वी जी बताइए, आपने किसको क्या रैंक दिया? मैम मुझे लग रहा है कि लास्ट क्लास मैंने ये फ्राइडे वाली नहीं अटेंड करी है ना। नहीं, शायद। उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं इसका मतलब समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो मे बी। नहीं, एक्चुअली देखिए इसमें क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया था। इसमें तो सिर्फ आपकी फर्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, फर्स्ट क्लास का। क्या अच्छा। कॉन्सेप्ट है इसमें? मैंने आपको बताया था कि जो हम मांगलिक का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसमें हमें ये देखना है कि लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में यदि मंगल या शनि, सूर्य, राहु, केतु जैसे पापी ग्रह बैठेंगे, तो ये 5 भावों में सुख की कमी हो रही है। और सुख की कमी होना बेकार होता है हमारे दाम्पत्य सुख में। ठीक है जी। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिया है कि भाई हमने ये बोला है कि ये जो लड़का है ये चौथे घर से मांगलिक है, और मैंने इसमें कुछ नहीं दिया। सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब इसके लिए हम कौन सा मांगलिक को प्रायोरिटी देंगे। 5 ऑप्शन हमने दे दिए हैं, 1 4 7 8 12। 1 4 7 8 12 हमने उसको 5 चॉइसेस दे दी हैं। हमने बोला केला मुझे अच्छा लगता है। अब देखिए केले की हमने 5 वैरायटी दे दी, थोड़ा सा कच्चा, उससे थोड़ा सा पका हुआ, उससे और पका हुआ, उससे और पका हुआ, और फिर बहुत ज्यादा पका हुआ। तो सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है ना। जैसे मैं थोड़ा कच्चा केला खाती हूँ, मुझे पके हुए केले नहीं अच्छे लगते। और कई लोग होते हैं जी वो कच्चा केला नहीं खाते,
वो बिल्कुल पका हुआ केला खाते हैं, बिल्कुल पका हुआ। कई लोग मीडियम खाते हैं। तो मैं आपको ये जानना चाह रही हूँ कि हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे। अब देखिए, नेहा जी और नुपुर जी दोनों ने अलग नंबरिंग दी है। लास्ट में तो सेम आ रहा है, लास्ट में तो सेम आ रहा है। जैसे नेहा जी ने जीवन को फर्स्ट रैंक दी है और नुपुर जी ने G5 को रैंक दी है 1। सबका दिमाग देखिए अलग अलग है ना। तो अब मैं बताऊंगी कि भाई सही क्या है। देखिए इसमें सही क्या है, हम कैसे देखेंगे। हमने देखा चौथे घर में मंगल है, तो हमें चौथे घर का मंगल तो नेग्लेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर सेम भाव में मंगल होता है तो हम बोलेंगे एक ही चीज की कमी होगी लाइफ में। और मैच मेकिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो दो पति पत्नी है, अगर एक की कुंडली में कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट दूसरे की कुंडली में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने फोर्थ हाउस का मंगल तो कैंसिल कर दिया, यानी कि हमने G2 वाली जो कुंडली है G2 हमने रिजेक्ट कर दी सबसे लास्ट में, मतलब। ठीक है जी, तो फर्स्ट रैंक हम देंगे G1 को। देखिए मैंने G5 को क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेवेंथ हाउस का जो मंगल होता है वो बहुत ज्यादा खराबी देता है दाम्पत्य सुख के लिए। सेवेंथ हाउस का मंगल दाम्पत्य सुख को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो इसलिए हम देंगे G1 को रैंक 1 देंगे। उसके बाद हम G5 को देंगे और उसके बाद हम देंगे G4 को, क्योंकि 12th हाउस में मंगल है। और उसके बाद हम अष्टम भाव के मंगल को देंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमने मंगल फोर्थ हाउस में है जो हमने नेग्लेक्ट की है, यानी कि G2 कुंडली, कभी कभी ऐसा होता है कि हम G2 की कुंडली को प्रायोरिटी देते हैं। वो हम आगे के फैक्टर्स देखेंगे। हो सकता है कि इस कुंडली में और फैक्टर्स बहुत अच्छे हो। ठीक है, वो बात की बात है। अभी तो हम ये देख रहे हैं सिर्फ एक मंगल के उससे। हाँ जी पूर्वी जी बताइए। मैम प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे, आपने G2 को कैंसिल करवा दिया, G5 को भी कैंसिल करवा दिया हाँ जी, क्योंकि हाँ। देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें है ही नहीं। जी हमने बोला कि जो लड़का है वो चौथे घर से मांगलिक है, चौथे घर से। तो उसके लिए 5 लड़कियां अवेलेबल हैं, 1 4 7 8 12 वाली। तो हमने बोला कि जिसका सेम भाव में मंगल है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिए ने, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब हमने बोला कि देखिए फर्स्ट हाउस में मंगल है एंड सेवंथ हाउस में मंगल है, इन दोनों में से पहले मैं रैंक फर्स्ट दूंगी, इन दोनों में से। क्योंकि दूसरे स्थान में तो नहीं बैठा ना प्लैनेट। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार मंगल सेवंथ हाउस में ज्यादा डेंजर होता है, तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इसको दिया। ठीक है जी। अब है मेरे पास ऑप्शन G3 एंड G4। तो मुझे लगा कि भाई इसको मेरे को थर्ड नंबर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का मंगल बैठा है, मतलब 12th हाउस तो होता है सिर्फ व्यय का, और अष्टम भाव होता है गड्ढा। क्योंकि मंगल किसी ना किसी भाव का तो स्वामी होगा हमारी कुंडली में, तो वो भाव हमारा खराब जाएगा। इसलिए मैंने थर्ड इसको दिया, फोर्थ इसको दिया। ये सिर्फ मंगल के आधार पे है। अब मान के चलते, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको दूसरी चीज का। जैसे मैंने इसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी है, ठीक है जी। अब मान के चलते हैं इसका सेवंथ लॉर्ड होता है अष्टम में और इसका होता सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में, सपोज सपोज। तो मैं इसको प्रायोरिटी ना देती, लेकिन वो तो दूसरा एक्सपेक्ट है ना कि हमने वो चीज देख रहे हैं, दूसरी दूसरी चीज है वो। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं मंगल के आधार पे बात कर रही हूँ कि आपका जो मंगल है उसके हिसाब से आप रैंकिंग क्या दोगे, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं
मंगल 7th हाउस में। रैंकिंग डालिए जरा, सेम वही चीज है। डालिए रैंकिंग। सबसे पहले तो मुझे बताइए नूपुर जी, हम जी इसमें मैम। कौन सी कुंडलियों को कैंसिल करेंगे? मैम G5 करेंगे जिसमें मंगल 7th हाउस में है, और G3 जिसमें मंगल 8th हाउस में है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नूपुर जी, सही आंसर दिया। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछना है कि नूपुर जी ने इन दो को क्यों मना किया? सबको बात क्लियर आ गई कि एक तो सेम भाव का मंगल है, इसलिए हमने कैंसिल किया G5 को। सेम भाव का मंगल नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपको कहा था कि सप्तम अष्टम मंगली को भी हम नहीं लेते, तो हमने G3 को भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बची G1 G2 और G4। G1 G2 G4। हाँ जी नेहा जी बताइए, क्या रैंकिंग देंगे आप इसमें? मैम सबसे पहले मैं G2 का रैंक दूंगी, हम्म, फिर G1 का, और फिर लास्ट में G4 का। हाँ जी नूपुर जी बताइए, रैंकिंग क्या देंगे आप? मैम G1 को मैं फर्स्ट नंबर दूंगी जिसमें मंगल लगन में बैठा है, हम्म, और G2 को सेकंड नंबर, और G4 को थर्ड नंबर। अच्छा, आपने G1 को फर्स्ट नंबर क्यों दिया? मैम क्योंकि लड़के के 7th हाउस में मंगल है, और अगर लड़की के लगन में होगा तो वो क्लैश होंगे, तो नहीं देना चाहिए। नहीं देंगे हम। अभी हाँ देखिए, नहीं, पहले हमारा किया था केस। देखिए नहीं पहले हमारा देंगे। केस किया था। मैंने कहा था कि जिसके लगन में मंगल है, हमने प्रायोरिटी उसको 7th हाउस की दी थी कि भाई दोनों का सेम भाव में मंगल हो गया। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मेरे लगन में मंगल बैठा है, तो अगर मेरे स्पाउस के 7th हाउस में मंगल हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मैं भी गुस्से वाली और मेरे जो स्पाउस की जो बीवी है वो भी गुस्से वाली, तो हम दोनों का नेचर मैच कर रहा है ना, तो इट मीन्स मैं हो सकती हूँ पत्नी। नेहा जी क्लियर है पॉइंट? आप एक बार चेक कीजिए कि जब लगन में मैंने मंगल लिया था, तो प्रायोरिटी मैंने G7 वाले को फर्स्ट दी थी कि सेम हो रही है उसकी क्वालिटी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? G1 को फर्स्ट रैंक देंगे, फिर G2 को सेकंड रैंक देंगे, एंड G4 को हम थर्ड रैंक देंगे। रैंकिंग की बात हो रही है, पूर्वी जी समझ आ रहा है आपको? कुछ पूछना है? अच्छा मैम G1 को 1 ही देंगे? मैंने 1 कहा था, तो आप, मुझे लगा मैंने गलत बोल दिया। नहीं नहीं, सही देंगे। सही दिया है आपने। मैं अच्छा। आपको ये बताना चाह रही हूँ, आप एक बार चेक कीजिए, जब जो हमने लड़के का लगन में मंगल लिया था, तो हमने लड़की को जो फर्स्ट नंबर रैंक दिया था वो 7th वाले मंगल को दिया था। हाँ, ये इस मैंने उसी लॉजिक से ही इसको फर्स्ट नंबर दिया था, क्योंकि जी आपने उससे पहले यही कराया था। जी जी। नेहा जी क्लियर है ना आपको? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। यानी कि इस एग्जांपल में हमने क्या किया था? इस कुंडली को छोड़ दिया हमने, हमने इस कुंडली को छोड़ दिया। हमारे पास ये 3 कुंडली बची, तो हमने फर्स्ट रैंक इसको दी, सेकंड रैंक इसको दी, एंड थर्ड रैंक इसको दी, और दोनों को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। मंगल अब अष्टम भाव में बैठा है। अब फिर से वही 5 एग्जांपल्स हैं आपके सामने।
डालिए, रैंकिंग डालिए जरा। रैंकिंग डालिए। बताइए नेहा जी, बताइए, आपसे स्टार्ट करते हैं। कैसे इसमें रैंकिंग देंगे आप? सबसे पहले G1, फिर G2 और फिर G4। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल है। इसमें वही सप्तम अष्टम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तीन ही ऑप्शन बचे हैं सेम, G1 G2 G4, तो हम सेम रैंकिंग देंगे G1 G2 और G4 को। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए लड़के का सपोज मंगल 12th हाउस में है। पूर्वी जी आपसे पूछूंगी अब। मंगल 12th हाउस में है, डालिए रैंकिंग जरा। हाँ जी, कर लिया पूर्वी जी। जी मैम, तो G4 कैंसिल होगा। ठीक है, एंड मैम कंफ्यूजन हो रहा है। वो कैंसिल, G4 कैंसिल होगा वो समझ आ रहा है मुझे, बट G1 को फर्स्ट प्रायोरिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। G1 जी को, G7, अरे G5 को सेकेंड, 7th हाउस वाला। फिर ओके, G2 ओके, एंड देन G3। ठीक है। हाँ जी, अभी मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, बताइए नुपुर जी, आपने क्या रैंकिंग दी है? मैम यही दिए, G1 को 1 दिया है, जिसमें फर्स्ट हाउस में है। 7th हाउस वाले को सेकंड नंबर दिया है। हम्म। 4th हाउस को थर्ड नंबर दिया है, और 8th हाउस को फोर्थ नंबर दिया है। और ये मतलब तो पूर्वी, कैंसिल। हाँ पूर्वी जी और हाँ जी आपने सेम सेम। बोला है, सेम बोला है। हाँ हाँ जी जी मैम नेहा सेम। जी, नेहा जी बताइए। मैंने फर्स्ट नंबर लगन वाले को दिया है G1, सेकंड को फोर्थ वाला मंगल वेरी G2। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि 7th हाउस का जो मंगल होता है वो दाम्पत्य सुख को खराब करता है। तो हम उससे पहले फोर्थ वाले को क्यों नहीं लेंगे? हमने जो रैंक 1 दी है वो लगन के मंगल को दी है। उसके बाद हमने रैंक 2 चौथे भाव के मंगल को दिया है। फिर हम 7th हाउस को देंगे, मतलब इससे पहले अष्टम भाव के मंगल से पहले हमने सब 7वें घर को इसलिए लिया क्योंकि वो दूर स्थान में तो नहीं बैठा।
यहाँ पे मंगल दूर स्थान में बैठा है, वो किसी ना किसी भाव का तो स्वामी होगा हमारी कुंडली में, तो उस भाव का स्वामी खराब गया, इसलिए हम सबसे लास्ट इसको ले रहे हैं, दूर स्थान वालों को। ये प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऐसी बना के दूंगी और फिर आपसे पूछूंगी, ठीक है जी। सेकंड केस लेते हैं। ये था तो हमारा फर्स्ट केस, सिर्फ मंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट केस था जी। सेकंड केस में मैं क्या ले रही हूँ? हाँ जी पूर्वी जी बताइए। मैम जस्ट टू कंफर्म, इस केस में हमने G1, G2, G5 एंड G3 इस हाँ सीरीज जी में गए ना? जी जी जी, मैं लिख देती हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 1, नंबर सेकंड है, ये नंबर थर्ड है, एंड ये नंबर फोर्थ है, और इसको हम ओके कैंसिल कर दें। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं? देखिए सेकंड केस में हम किस चीज का एग्जाम्पल करेंगे कि जातक सिंगल मांगलिक है, मतलब मैं चंद्रमा शुक्र और मंगल लिखूंगी अब, ठीक है जी। चंद्रमा शुक्र और मंगल लिखूंगी, मतलब सिंगल मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक के हम एग्जांपल्स करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जहां तक सिंगल मांगलिक है, जो बॉय की कुंडली है वो सिंगल मांगलिक है। चेक कीजिए सिंगल मांगलिक है ना। G1 का केस हमने लिया सबसे पहले, हमने मंगल यहाँ पे लिखा। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया देखिए, हमने बोला है कि जातक मांगलिक है, चतुर्थ भाव से मांगलिक है, लेकिन वो चंद्र मांगलिक या शुक्र मांगलिक नहीं है। भाई चंद्रमा और शुक्र लिखने का यही तो मतलब है, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि चंद्रमा से मांगलिक नहीं है और शुक्र से मांगलिक नहीं है, यानी कि सिंगल मांगलिक है, खानदानी मांगलिक है। अब इसके लिए हमने 4 लड़कियां देखी, 4 लड़कियों का रिश्ता आया। तो अब इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैडम हमें किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए नंबर 1 पे, आपको रैंकिंग देनी है। तो आप कैसे रैंकिंग देंगे? देखिए जीवन की कुंडली में क्या है कि वो लगन से मांगलिक है, सेम भाव का लेकिन मांगलिक है, लेकिन ना वो चंद्रमा से मांगलिक है ना वो शुक्र से मांगलिक है, लेकिन सेम भाव का मंगल है जो हम नहीं लेते, सेम भाव का मंगल है जो हम नहीं लेते। इसलिए हम जीवन वाली कुंडली को अभी वेटिंग पे रखेंगे, जीवन की कुंडली को हम वेटिंग पे रखेंगे।
जो G2 की कुंडली है उसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति लगन से मांगलिक है, ना शुक्र से मांगलिक आ रहा है, ना चंद्रमा से मांगलिक आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये सही लग रहा है हमें, ये मैथ ठीक लग रहा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ओनली खानदानी मांगलिक चाहिए था और सेम भाव का मंगल भी नहीं है, तो ये हमारे लिए ठीक लग रही है। अभी हम रैंकिंग देंगे। G3 में हमने देखा कि वो चंद्र मांगलिक है, शुक्र मांगलिक है, लेकिन खानदानी मांगलिक नहीं है, मतलब D1 चार्ट से मांगलिक नहीं है। और G4 वाली कुंडली में हमने देखा कि व्यक्ति अष्टम भाव से मांगलिक है, और ना वो चंद्र से मांगलिक है, ना वो शुक्र से मांगलिक है। तो हमने रैंकिंग क्या देनी है, G2 को हम फर्स्ट रैंकिंग देंगे। हम G2 को फर्स्ट रैंकिंग देंगे। उसके बाद उसके बाद बताइए नुपुर जी, कौन सी रैंकिंग देंगे, रैंक 2? G4 को देंगे मैम। हाँ जी नेहा जी, किसको रैंकिंग देंगे? मैम मुझे ये G4 ही लग रहा है, अष्टम भाव। G4। हाँ जी पूर्वी जी। मैम मुझे भी G4 ही लग रहा है। अच्छा नुपुर जी, सबसे पहले बताइए आपको G4 क्यों लग रहा है? मैम क्योंकि उसमें खानदानी मांगलिक है, और वो शुक्र मांगलिक नहीं है, चंद्र मांगलिक नहीं है, लेकिन खानदानी मांगलिक है इसलिए। और वो लड़का भी खानदानी मांगलिक है। वेरी गुड। लेकिन लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि अष्टम भाव का जो मांगलिक होता है वो कहीं ना खराब। कहीं गड्ढे में बैठा है, और किसी ना किसी भाव का स्वामी तो वो होगा। हम्म। और देखिए मैम उस, हाँ जी नेहा जी, सॉरी नहीं बताइए। मैम, इसलिए हम G3 को देंगे क्योंकि वो आंशिक मांगलिक है। देखिए हाँ, G3 को हम ले सकते हैं, पता है क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो चंद्रमा से भी मांगलिक आ रहा है और शुक्र से भी मांगलिक आ रहा है। चंद्रमा से भी मांगलिक आ रहा है और शुक्र से भी मांगलिक आ रहा है। मैम लेकिन वो D1 चार्ट से तो मांगलिक नहीं आ रहा। वेरी गुड। तो देखिए, लेकिन D1 कुंडली में चंद्र मांगलिक नहीं है, शुक्र मांगलिक नहीं है, वो सिर्फ D1 का मांगलिक है, खानदानी मांगलिक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है G3 वाली कुंडली में कि एक तो कोई भी ग्रह जो है वो दूर स्थान में नहीं बैठा, और यहाँ पे डबल डबल हो रहा है ना मांगलिक, मतलब जो आंशिक मांगलिक हम बोल रहे हैं कि भाई चंद्रमा से भी बंध रहा है, शुक्र से भी बंध रहा है। तो हालांकि वैसे तो ना तो और कोई बेटर तो है ही नहीं इसमें लड़कियों की कुंडली, सिर्फ G2 के अलावा। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो हम बोलेंगे जो G2 वाली कुंडली है वही ठीक है, बाकी सबको हमें कैंसिल कर देना है। क्यों कैंसिल कर देना है? क्योंकि भाई देखो G3 वाली ठीक बैठ रही है, G4 वाली ठीक बैठ रही है, G4 वाली जो आपने बोला सही आंसर, सही बैठ रही है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई वो ना अष्टम भाव का मंगल है, अष्टम भाव का मंगल है तो कहीं ना कहीं दो भाव का स्वामी तो दूर स्थान में चला गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो रूल के अकॉर्डिंग तो आप यही बोलेंगे, G4 वाली कुंडली। लेकिन हमने देखा कि भाई जो जो G3 है उसमें चंद्रमा से मांगलिक हो रहा है और शुक्र से भी मांगलिक हो रहा है, और हमारा जो मंगल है वो दूर स्थान में भी नहीं आ रहा, कोई भी प्लैनेट दूर स्थान में नहीं आ रहा। दूसरी चीज देखिए, आप जीवन भी तो बोल सकते हो मुझे, अगर ऐसी, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सेम भाव का मंगल हो रहा है, प्लस में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही दूर स्थान में चले गए, तो ये तो 100% काटा है, 100% काटा है। अगर मान के चलते चंद्रमा और शुक्र दूर स्थान में नहीं होता तो भी मैं आपको कह सकती थी कि भाई कुछ स्थितियों में आप चेक कर लो कि जीवन भी आप मान सकते हो सेकंड रैंक। देखो मैं ना
एक चीज समझाती हूँ आपको, मेरी एक क्लाइंट है, वो हमेशा बोलती थी कि मैं काले पति से शादी नहीं करूंगी, काले पति से शादी नहीं करूंगी, और लेकिन एट लास्ट उसने काले पति से ही शादी करी। तो मैंने हंस के पूछा कि आपने तो बोला था कि मैं काले पति से शादी नहीं करूंगी, तो आपने क्यों कर ली? तो उसने बोला कि मैम उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, उनकी गुडविल बहुत अच्छी थी, उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, उनके माँ बाप ने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी, लड़के ने जब मुझसे बात करी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगी, मतलब और बहुत सारी चीजें देखी ना, और बहुत सारी चीजें देखी। उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, रंग तो एक बारी का होता है, उसके बाद तो मेनली व्यक्ति का व्यवहार होता है, नेचर होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो चीज हम पहले बोल रहे थे कि हम ये चीज नहीं करेंगे, और बाद में हम वही चीज कर बैठते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसके पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत सारे दिखाई देते हैं। अब मान के चलते हैं ये जो जीवन वाली कुंडली थी, अगर इनका चंद्रमा और शुक्र दूर स्थान में नहीं जाता तो मे बी हम जीवन को भी ले लेते सेकंड रैंक पे। लेकिन अब तो हमने इसको 100% काटा मार दिया, क्यों? क्योंकि सेम भाव का मंगल है, शुक्र और चंद्रमा दूर स्थान में चला गया, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा कहीं ना कहीं 3 भावों के स्वामी हो जाएंगे। शुक्र 2 भावों के स्वामी और चंद्रमा 1 भाव का स्वामी, वो दूर स्थान में चला गया। तो मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से क्या रैंकिंग होगी इस व्यक्ति की, हम रैंक फर्स्ट इसको तो देंगे, और देखा जाए ना वैसे यही बेटर है कुंडली, यही बेटर है। अगर लड़की की उम्र ज्यादा नहीं है तो मैं उसके पेरेंट्स को बोलूंगी कि तीनों को रिजेक्ट कर दिया जाए, इसको ठीक है, इसी से बात करके देखो। लेकिन क्योंकि हमें रैंकिंग देनी है तो इसलिए मैं सेकंड नंबर रैंक इसको दूंगी। नु नूपुर जी, नेहा जी, पूर्वी जी, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मान के चलते ये चंद्रमा यहाँ पे ना होता, ये चंद्रमा सपोज आपका यहाँ पे होता, और ये शुक्र यहाँ पे ना होता, ये शुक्र आपका सपोज यहाँ पे होता, तो मैं रैंक सेकंड ना देती इसको। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे शुक्र बैठा है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, इसलिए मैं रैंक 2 दे रही हूँ। अगर मान के चलते, अगर मान के चलते 1 2 3। मैम जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया था हम्म। कि चंद्रमा आपने गगन में बिठा दिया था और शुक्र 9th हाउस में, तो आप उसमें क्यों रैंकिंग नहीं देते? वो भी तो दूर स्थान में नहीं बैठे दोनों प्लैनेट्स। लेकिन वो मांगलिक वाला तो चीज पूरी नहीं कर रहे ना, ना वो चंद्रमा से मांगलिक हो रहा, ना वो शुक्र से मांगलिक हो रहा। अच्छा। हाँ वो हमें तो मा, नहीं हुआ। हमें मांगलिक वाला कॉन्सेप्ट भी तो देखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे एक तरीके से भी होता ना मांगलिक, सपोज चंद्रमा यहाँ पे होता सपोज, अब मैं कहती सिर्फ शुक्र से मांगलिक है, सिर्फ शुक्र से, तो भी मैं नहीं देती इसको रैंक सेकंड, मैं नहीं देती इसको रैंक सेकंड। लेकिन मैं रैंक सेकंड इसलिए दे रही हूँ कि ये चंद्रमा से भी मांगलिक आ रहा है। मतलब ये चंद्रमा, दोनों प्लैनेट से आंशिक मांगलिक बन रहा है, चंद्रमा से भी और शुक्र से भी। तो D1 के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर हो जाएगा, D1 के हाँ मुकाबले पहुंच जाएगा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वहाँ। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल अच्छा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब मान के चलते, देखिए दूसरी चीज बताती हूँ, अब मान के चलते अगर इसका 7th लॉर्ड अष्टम में होता और इसका 7th लॉर्ड होता 9th में, तो मैं रैंक सेकंड इसी को देती, क्योंकि मेन तो हमारा जीवन साथी का भाव है ना 7th हाउस, उसका स्वामी गड्ढे में चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे भाग्य स्थान में चला गया, तो मैं इसको देती रैंक सेकंड, और इसको मैं रैंक देती नहीं, मैं कहती मत करो, ना तो ये मांगलिक, और ऊपर से जीवन साथी का स्वामी गड्ढे में चला गया। देखिए आजकल लोग पता है क्या कर रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, बस उनको लग रहा है शादी हो जाए, लेकिन हमारा मानना ये है कि शादी हो तो बेटर जगह हो, अदरवाइज ना हो, क्योंकि शादी के बाद जो पछड़े पड़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
उससे इंसान परेशान हो जाता है। हम ये चाहते हैं शादी हो तो बेटर हो, अदरवाइज ना हो। जैसे किसी का पंचम भाव जब खराब होता है तो हम बोलते हैं कि यार लड़का ना भी हो ना तो भी चलेगा, लड़कियां हो जाए इससे बदले, इसकी जगह तो कम से कम वो हमें परेशान तो नहीं करेंगी, क्योंकि पंचमेश दूर स्थान में जब जाता है तो संतान से सुख कभी नहीं मिलता। ठीक है जी, एक्सेप्शनल केस की हम बात नहीं करेंगे, कई बार एक्सेप्शनल केस भी हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि फिलहाल अभी हम जब लॉर्ड्स को नहीं देख रहे, सिर्फ हमारे सामने ये सिचुएशन है, तो हम रैंक सेकंड इसको देंगे, रैंक थर्ड इसको देंगे, क्योंकि इसमें एक ग्रह दो स्थान में है, इसमें एक भी ग्रह दो स्थान में नहीं है, और इसको तो हम क्रॉस ही कर देंगे। मैं फोर्थ रैंक लिख ही नहीं रही इसको। मैंने फोर्थ रैंक इसलिए नहीं लिखा, अगर इनका चंद्रमा और शुक्र दो स्थान में नहीं होता तो मैं फोर्थ रैंक लिखती वहां पे, कि भाई देख लो सबसे लास्ट में आप। जब लड़की की शादी नहीं होती या लड़के की शादी नहीं होती तो उसके माँ बाप ना बातें करते रहते हैं कि पहले हम इनसे बात करेंगे, इनसे बात नहीं बनी तो फिर हम उनसे बात करेंगे, फिर उनसे बात नहीं बनी तो फिर हम इनसे बात करेंगे। उनके पास ना एक लिस्ट होती है, प्रायोरिटी रखते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। लेकिन रैंकिंग में भी तो वही चीज जाएगी जो हमें ठीक लगेगी। जो हमें ठीक ही नहीं लग रही, जो हमें रिजेक्टेड है, हम क्यों बात करेंगे उनसे। और आपको ये ध्यान रखना है कि कुंडली कुंडली में 100 में से 100 नंबर किसी को नहीं मिलते, किसी में कोई चीज खराब, किसी में कोई चीज खराब। तो वही आपको दिमाग लगाना है कि भाई इसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे। और जरूरी नहीं है कि एक दिमाग को ही एक्यूरेट बोला जाए, सबका दिमाग अलग अलग है, सबका दिमाग सोचने का अलग अलग है। तो हो सकता है कि आगे जब और बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस बढ़ेंगी तो जो मैं आपको बोलूंगी जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें, जो आपका माइंड उस वक्त बोले ना उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम क्या लेंगे कि जातक खानदानी मांगलिक नहीं है, खानदानी मांगलिक नहीं है जी। लिखिए सेकंड एग्जांपल। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बॉय की कुंडली क्या बोल रही है, बताइए नूपुर जी। मैम बॉय वो आंशिक मांगलिक है, चंद्रमा से भी मांगलिक है, शुक्र से भी मांगलिक है। और ठीक है, वैसे D1 से मांगलिक नहीं है, मतलब वेरी खानदानी गुड, मांगलिक नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इसके लिए हमने चार लड़कियां देखी हैं।
ठीक है ना, तो रैंकिंग डालिए आप, रैंकिंग। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। हाँ जी पूर्वी जी बताइए। मैम वैसे तो आई एक्सेप्ट कि मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बट हम्म। यहाँ पर जितना समझ आ रहा है उसके हिसाब से मैं आंसर करने की कोशिश कर रही जी। हूँ। मैं G2 और G3 को कैंसिल करते हुए G4 को नंबर 1 एंड देन G1 को नंबर 2, इस तरीके से सोच रही हूँ। G3 एंड G2 को आप कैंसिल क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का मंगल 10th में है, तो वो नहीं कैंसिल। नहीं, सिर्फ सिर्फ हम 1 4 7 8 12 पे अप्लाई करते हैं वो रूल तो। ओके, ओके, ठीक है। 1 4 7 8 12 पे सिर्फ रूल अप्लाई करते हैं। हाँ जी नूपुर जी बताइए। मेरे हिसाब से मैं G2 को नंबर 1 दूंगी, क्योंकि वो भी आंशिक मांगलिक है और खानदानी मांगलिक नहीं है। अच्छा। वो चंद्रमा से आंशिक मांगलिक है, शुक्र से मांगलिक नहीं है। नहीं, शुक्र शुक्र से से। भी मांगलिक है, शुक्र से भी मांगलिक है, सॉरी मैम। वो भी मतलब उसकी बॉय के साथ बिल्कुल सेम कुंडली मैच हो रही है कि खानदानी मांगलिक नहीं है और आंशिक मांगलिक है। ओके। तो मेरे हिसाब से G2 बेस्ट मैच होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है। और हाँ जी पूर्वी जी बोलिए। जी मैम, तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से G1 और G4 को लास्ट रखेंगे, क्योंकि वहां पर चंद्र दूसरे में गया है, और G1 खानदानी मांगलिक भी है लड़की, G1। हम्म। तो फिर G2 और G3 को प्रायोरिटी देंगे, अगर वो रूल अप्लाई नहीं होता है तो। नहीं रैंक बताइए, रैंक 1 किसको देंगे आप? अच्छा, ओके। हाँ जी रैंक नहीं। 1 G3। हाँ आप सोचिए, इतने पूर्वी जी सोचिए एक बारी, सोचिए। हाँ जी नेहा जी बताइए इतने आप। मैम मुझे सबसे अच्छी G3 लग रही है, क्योंकि मंगल आई नो एक ही स्थान पे बैठे हैं दोनों, मतलब बट इसमें तो मतलब क्योंकि इसमें मांगलिक कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं G3 को फर्स्ट रैंक देती हूँ। फिर सेकंड तो रैंक। आपने आपने G2 को क्यों नहीं दिया? मैं तो वैसे पूछ रही हूँ, जैसे नूपुर जी ने G2 को फर्स्ट दिया, ऐसे नेहा जी आपने G2 को फर्स्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैम चंद्र जो बैठे हैं ना वो है 7th हाउस में बैठे हैं, और चंद्र जब 7th हाउस में बैठते हैं तो वो जीवन साथी के साथ मधुर संबंध भी बना सकते हैं। तो मैंने उसी के हिसाब से सेकंड रैंक दिया, फर्स्ट रैंक दिया था, काइंड ऑफ आई मीन पता नहीं बट ये लॉजिक था कि ओके ओके ओके। हाँ जी क्योंकि जो नूपुर जी चंद्र बोलिए। और मैम जैसे ये जो है 2 3 4 दोनों ही, हाँ चंद्र और मंगल दोनों आंशिक मांगलिक हो रहे हैं मंगल बनाकर, तो G3 को फर्स्ट ही रैंक दे दी थी। अच्छा अभी आ रही नेहा जी आपके पास अभी। हाँ जी नूपुर जी। मैम G2 को नहीं दूंगी मैं फर्स्ट, सॉरी, क्योंकि उसमें शुक्र बैठा है 7th में, और आपने कहा 7th में शुक्र अच्छा नहीं बैठा होता स्पाउस के वेरी लिए। गुड वेरी तो गुड जी वेरी थ्री गुड। G3 होगा फर्स्ट। नेहा जी बिल्कुल सही था आपका आंसर। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हमारा G2 है और G3 है उसमें
आवाज आ रही है? जी आ रही है यस आपको मैम। आवाज मेरी? जी जी मैम यस। आ रही है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे यहाँ से गायब हो गया, एक सेकंड ठहरिए, एक सेकंड, मेरे यहाँ से गायब हो गए। अच्छा आपको सुनाई दे रहा है, मेरे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैम हाँ आप जी। सब कुछ दिख भी रहा है, सुन भी रहा है। अच्छा मैं इतने कॉल कर देती हूँ, फिर आपसे बात भी करती हूँ। देखिए एक सेकंड, देखिए G2 और G3 में ऑलमोस्ट सेम है कुंडली, सिर्फ हमने क्या किया, शुक्र और चंद्रमा की थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी। तो मैं यही देखना चाह रही थी कि आप G2 को प्रायोरिटी देंगे या G3 को। तो वैसे तो G3 की प्रायोरिटी आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 7th हाउस में शुक्र कारको भाव नाशा होता है, 7th हाउस में शुक्र कारको भाव नाशा, तो इसलिए हम G3 को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ये स्क्रीन चली गई। ठीक है जी, तो हम G3 को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि G2 में 7th हाउस में शुक्र कारको भाव नाशा है। हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी, कारको भाव नाशा देखनी तो आपको सब कुछ पड़ेगी, धीरे धीरे जब मैं आपको आगे तक लेकर जाऊंगी तो सब कुछ देखनी पड़ेगी। जैसे नव दुल्हन होती है ना, सबसे पहले उसको क्या बोलता है कि रसोई में हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी, और धीरे धीरे करते 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 सारा काम उसी के बर्डन, उसी के कंधों पे आना है, धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे पहले मैं आपको क्या कर रही हूँ, इतना इतना मैं आपको काम दी जा रही हूँ, इतना इतना। एट लास्ट तो हमें क्या करना है कि जब कोई क्लाइंट हमसे पूछेगा कि मैडम क्या इन दोनों की हम शादी करवा सकते हैं, तो सब कुछ देखना पड़ेगा, लॉर्डशिप, नक्षत्र, दृष्टि, कारको भावनाशा, मंगल की सेटिंग, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक, सब कुछ देखना है आपको। हाँ जी, नहीं हाँ जी बताइए। मैम, जैसे अभी बॉय की कुंडली में तीनों ग्रह एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही भाव में बैठे हैं, और हम G3 में भी, जैसे ये फिर G2 से में भी देख। फिर से बताइए क्या बोले आप? फिर बॉय की कुंडली में चंद्र, मंगल और शुक्र एक भाव में बैठे हैं, और G2 में भी देखेंगे कि वो भी ऑलमोस्ट एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तो उसके जी जी, हिसाब से भी हम मैच नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, देखिए वो बात नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हो सकता है अगर अगर यहाँ पे शुक्र का 7th हाउस में एक चक्कर ना पड़ता तो हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि बॉय की कुंडली में भी 7th हाउस में कारको भाव नाशा की पोजीशन बन रही है, तो लड़की में तो कतई ना बने। हम्म। तो इसलिए हम G3 को फर्स्ट रैंक देंगे, G2 को हम सेकंड रैंक देंगे। अब बची हमारे पास G1 और G4, G1 और G4 बचा। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें झांक के देखिए कि दोनों कुंडलियों में एक एक प्लैनेट दूर स्थान में गया हुआ है, दोनों कुंडलियों में एक एक प्लैनेट दूर स्थान में गया हुआ है। अगर इनमें कोई भी प्लैनेट दूर स्थान में नहीं गया होता तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं फटाक से थर्ड रैंक उसी को दे देती। मैम इसमें वैसे भी G1 को नहीं देनी चाहिए थर्ड, क्योंकि G4 तो आ, मांगलिक है। G4 का है आंश, मांगलिक, आंशिक मांगलिक है मैम। तो आंशिक मांगलिक तो हमें चाहिए ना और वो वैसे मांगलिक है D1 चार्ट से G1। भाई, हमें तो चाहिए चंद्रमा, ना आंशिक, नूपुर जी हमें तो चाहिए ना आंशिक मांगलिक, तो G4 को ही हम थर्ड रैंक देंगे। क्योंकि वो आंशिक है और वो सिर्फ चंद्र मांगलिक है, G1। क्या मैम बोले मेरे आप? को एक सेकंड, नेहा जी क्या बोले आप? सॉरी क्या? चंद्र मांगलिक नहीं है। हाँ वही ना, गलत बोल दिया था मैं, नहीं यही नहीं, वो सुनी। सिर्फ D1 चार्ट का बात है। जी मैम जी मैं तो जी। ये बोलना चाह रही थी, जैसे मैंने इस वाले एग्जाम्पल में ऑब्जर्व किया कि जो लड़की D1 चार्ट से मांगलिक है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, जो खानदानी मांगलिक है। आंशिक मांगलिक लड़के के लिए हम खानदानी मांगलिक लड़की नहीं देखेंगे, मतलब हम आंशिक मांगलिक ही देखेंगे सिर्फ। देखिए अगर जीवन में, जीवन की बात करूं ध्यान से सुनिएगा, अगर जीवन में चंद्रमा 12th हाउस में नहीं होता, दूर स्थान में चंद्रमा नहीं होता,
तो मैं G1 को रैंक थर्ड दे देती, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले केस में भी बताया था कि अगर दो तरीके से आंशिक मांगलिक आ रहा है, चंद्रमा से भी और शुक्र से भी, इज इक्वल टू D1, ओनली D1 का मांगलिक। हम्म। तो आप भी देखिए ना, बॉय की कुंडली में चंद्र मांगलिक है, शुक्र मांगलिक है, उसका खानदानी मांगलिक नहीं है। तो अगर ये चंद्रमा 12th हाउस में नहीं होता तो हो सकता था कि मैं इसको प्रायोरिटी थर्ड दे देती। आ रही है मेरी बात अच्छा, समझ? मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं इस पे एप्लीकेबल होगा कि अगर लड़का आंशिक मांगलिक है तो लड़की खानदानी मांगलिक भी चल सकती है और आंशिक भी चल सकती है। हाँ हाँ, यही तो हम अच्छा। कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। मैं आपको बार बार एक बात बता रही हूँ कि देखिए, मांगलिक के साथ साथ हमें और चीजें भी तो देखनी है। जैसे हमने यहाँ हम्म। पे देखा, G2 और G3 तो दोनों सेम थी, फिर भी हमने G1 G3 को फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए दी क्योंकि वहां पे शुक्र कारको भाव नाशा नहीं हो रहा, शुक्र कारको भाव नाशा नहीं हो रहा। मैम ऐसे तो दूरस्थान में D4 में भी तो चंद्रमा दूरस्थान में गया हुआ है और वेरी D1 गुड, में। वेरी तो गुड। तो फिर लेकिन क्यों आप जीवन ले रहे हो? मैं जीवन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखिए मैं ये G4 इसलिए ले रही हूँ, कम से कम इसमें खानदानी मांगलिक तो नहीं है। आंशिक मांगलिक है, हाँ बिल्कुल सेम हो आंशिक जाएगा। मांगलिक है। अगर ये मंगल लगन में ही बिठा दो, आप मान के चलते हैं, हम्म। ठीक है, तो फिर तो मैं जीवन को ही लूंगी ना। फिर जीवन लेंगे। ठीक है। भाई कोई चीज तो हमें सिमिलर दिखाई दे ना। जबकि हम्म। यहाँ तो अष्टम भाव का चंद्रमा है, वहां पे द्वादश भाव का चंद्रमा है। हमने कहा था कि ज्यादा खराबी तो अष्टम भाव के चंद्रमा में होती है। तो हमें अब ये भी तो देखना है ना कि लड़के की कैटेगरी क्या है। मेरी आप एक बात समझिए, एक बात समझिए। देखिए, एक मेरे ना क्लाइंट है, ऊपर नीचे रहते हैं, चाचा ताऊ के बच्चे, मतलब ठीक है, ऊपर नीचे। अब जो नीचे वालों का जो काम है ना, वो रात तक का काम है, रात के 12:30 1 बजे वो लोग आते हैं। उनका पीतमपुरा में परचून का बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा। तो वो बंद ही होता है, 12 बजे 12:30 बजे वो घर तक आते हैं। पौने घंटे का रास्ता है, मतलब 1 बजे से तो पहले मतलब ही नहीं। और जो ऊपर वाले भाई साहब रहते हैं, उनके बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियों पे हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है, नौकरियों पे है, और अच्छी सैलरी है। तो जब उन्होंने अपने बहू देखने के लिए लड़की देखने गए, तो नीचे वालों ने ना लड़की ऐसी देखी, बिल्कुल घरेलू। क्योंकि जब जो बंदा सुबह का गया हुआ है रात को आएगा, तो उसको गर्म खाना चाहिए, तो जॉब वाली लड़की तो चल नहीं सकती ना उनके घर। जिनका घर में बच्चा और उनके पिताजी रात को 12:30 1 बजे आ रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें गरम रोटी चाहिए, तो क्या जॉब वाली लड़की उनको परोस सकती है क्या? नहीं परोस सकती। तो नीचे वालों के घर में जब बहू आई, तो वो घरेलू आई। और जो ऊपर वालों के जो बहू आई, वो भी जॉब वाली है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी शाम तक आ जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक। अपना दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं और सुबह निकल जाते हैं जल्दी जॉब पे अपनी अपनी। तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम किस कुनबे के लिए कौन सा मैच देख रहे हैं, ये भी तो देखा जाएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक लड़का 35 साल का है और एक लड़की 35 साल की है, तो मैं बोलूंगी यार, जो लड़की 35 साल की होगी उसके लिए टेंशन वाली बात है। आप बोलोगे मैडम लड़का भी तो 35 साल का हो गया। मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो दोनों ही केस में है, लेकिन लड़की के केस में ज्यादा है। बताओ क्यों? बताओ क्यों? देखो किसका दिमाग चलता है। हाँ जी नेहा जी, बताइए क्यों? मैम प्रॉब्लम क्या है कि दोनों सेम एज के हैं, ये बताना है कि प्रॉब्लम क्यों है लड़की के लिए, कि लड़की 35 की है ये प्रॉब्लम है? क्वेश्चन एक भाई बार आप दोबारा आप बोलेंगे? मुझे ये बताइए कि आप ये बताइए कि एक लड़का और एक लड़की दोनों 35 साल के हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही है किसी भी कारण से, तो ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम किसके साथ है, लड़के के साथ है या लड़की के साथ है वो प्रॉब्लम? तो लड़की के साथ ही है, बहुत क्यों? इश्यूज हैं। क्यों मैम बताइए फिजिकल लॉजिक। फिजिकल इश्यूज भी हैं।
कि भाई बॉडी कल को प्रेगनेंसी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस वो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी नए घर में, क्योंकि वो 35 साल से अपने अपने हिसाब से रह रही है। और 35 साल के बाद तो ऑलमोस्ट आधी एज के बाद शादी हो रही है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी नए घर में जाके एडजस्टमेंट करने में। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मान के चलते हैं वो सिंगल फैमिली में रहेगी सपोज, तो वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एडजस्टमेंट वाला। ठीक है। हम और क्लैशेस होंगे हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि दोनों की बुद्धि एक तरीके, दोनों ही 35 साल के हो गए, तो दोनों का दिमाग कहीं ना कहीं तो एक कॉमन उस पे आएगा, जो अड़ जाएंगे या भिड़ अच्छा, जाएंगे। अच्छा और बताइए, हाँ जी नेहा जी आप बताइए। मैम मेरा भी यही इशू था कि अगर जैसे 35 साल के बाद प्रेगनेंसी वगैरह में इश्यूज आ सकते हैं, एज फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से तो उसको मुश्किल आ सकती है, ठीक है, जो और लड़कों लोग में नहीं बताइए, होती है। और बताइए पूर्वी जी आप बताइए, और क्या कारण है, मेन कारण। मेन कारण कि लड़की को प्रॉब्लम आई, ये हाँ अब क्यों, जो लॉजिक लॉजिक। मैम मुझे भी फिजिकली समझ आ रहा है, और अदरवाइज अगर देखते हैं जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अकेले ही रहना है तो मेच्योरिटी तो दोनों की ही ठीक हो चुकी है, मतलब दोनों ही मेच्योर हो चुके हैं, तो उस लेवल के हिसाब से तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर फिजिकल चीज को हटा दे तो। और अगर सामाजिक जो चीजें होती है कि लड़की भाई बड़ी उम्र की ये है ये देखिए मेन फैक्टर ये है, इसका आंसर जो है मेन फैक्टर ये है, 35 साल के लड़के को 23 24 25 30 साल की लड़की मिल सकती है। 35 साल की लड़की को कम से कम 35 साल का लड़का मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 35 साल की लड़की को कम से कम 35 साल का लड़का तो मिलेगा, उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 30 साल का लड़का मिल जाएगा। हमारे समाज में लड़की की उम्र ज्यादा होती है ना, अब सारे तो अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय नहीं बन जाते ना। मैम लेकिन आजकल ना ऐसे केसेस हो रहे हैं कि लड़के छोटे भी हो कितने रहे हैं। कितने हो रहे हैं वो केसेस आपके वो कुनबे में, कितने हाँ, हैं? रेशियो बहुत कम है, लेकिन मतलब अगर ऐसे एक्सेप्शन हो जाए कि लड़की की एज बढ़ रही है, तो वो हो जाता है कि, और लड़के की कुंडली में कोई दोष है, तो भाई बड़ी मैं तो लड़की से शादी हो जाती है। देखिए, मैं तो सबको ये बात बताती हूँ कि आपके कुनबे में कितने केस हुए हैं ये। मैम एक हुआ है हमारे यहाँ पर, जो मेरी नॉलेज में। एक एक देखिए, गिन के एक हुआ है मतलब, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम तो अपनी हम्म। फैमिली से मान के चलते हैं, हमारे में तो एक भी नहीं हुआ अभी तक। मैम लेकिन जो मेरे घर में मेरी जेठानियां आई हुई हैं, वो सब मेरे जेठों से बड़ी है, महीनों के हिसाब से बड़ी है, 2 2 4 4 6 6 महीने, वो लेकिन वो बड़ी है। वो नाम मात्र है। अच्छा, वो नाम वो मात्र है, वो एज नाम हम। मात्र। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि 35 साल की लड़की को 30 साल का लड़का मिल जाएगा। मैम लव मैरिज में ऐसे केसेस भी होते हैं, लेकिन बहुत ठीक है कम। हम। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तरह जोड़ी हर हर फैमिली में थोड़ा ना मिलेगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी है कि जब भी हम मैचिंग देख रहे हैं वो हम लड़की की देख रहे हैं या लड़के की देख रहे हैं। अभी तो हमने उस चीज से बात ही नहीं करी। अभी तो हमने फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें सिर्फ हमने मंगल का लिया, मात्र एक मंगल, और कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक मंगल। पहले वाले जो हमने केसेस किए थे सिर्फ एक मंगल देखा। दूसरे वाले में हमने सिर्फ आंशिक मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक, खानदानी मांगलिक वो देख रहे हैं। तो देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास में आएंगे तो आप इसको एक बारी रिवाइज करके आइए, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दूंगी। आज तो मैंने आपका टेस्ट नहीं लिया, आज तो मैं ही बता रही हूँ आपको, एक तरह से देखा जाए तो। मैम अभी हम टेस्ट की पोजीशन में है भी नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा तो आने दो। मैं ला दूंगी आपको। लेकिन ये पक्की बात है कि आप जैसे जैसे मैचिंग की क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ भाई मुझे मैचिंग आ रही है।